मराठा जी जो कर देंगे वो किसी के बस की बात नहीं। मैं आज भी दफ्तरों में जाता हूँ तो उनका नाम सुनने को मिलता है, सारे अफसर मतलब रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं, उनको पता है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा क्या चीज़ है। भाई वीडियो को शेयर करते रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। लोकसभा करनाल 2024 का चुनाव अब अपनी पूरी गर्मी पर, पूरे उफान पर आ चुका है। एनसीपी और इंडियन नेशनल लोकदल के साझे प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र वर्मा का पूरा परिवार चुनावी कैंपेनिंग में लग चुका है। जहां एक तरफ स्वयं मराठा वीरेंद्र वर्मा ने कमान संभाल रखी है, वहीं दूसरी तरफ उनके सपुत्र वरुण मराठा ने जो है कमान संभाल ली है। यदि वो शहर में रहते हैं तो वरुण मराठा गांव में पहुंचते हैं, और यदि वीरेंद्र वर्मा मराठा गांव में रहते हैं तो उस समय में वरुण जो है युवाओं के बीच में रहते हैं। पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने, मित्र प्यारों ने संभालते हुए लोकल और बाहरी के मुद्दे को गर्म कर दिया है। भरी दोपहरी में जब वो लोगों से अपने पिताजी के लिए वोटों की अपील कर रहे थे घरोंडा शहर में, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। जान लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका मराठा जी। कैसी चल रही है चुनावी कैंपेनिंग? अच्छी चल रही है जी, और लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। और जिन जिन से मैं मिलता हूँ सारे एक ही बात बोलते हैं कि हमें बेटा, बाकियों को तो हम जानते नहीं, सीएम साहब भी रह लिए 10 साल, उनका काम भी देख लिया, और जो ये कांग्रेस से आया है वो साफ लोगों को समझ में आ रहा है कि इनका 2020 का एक मैच चल रहा है। तो लोग समर्थन दे रहे हैं, खुल के दे रहे हैं। तो लोकल और बाहरी के अलावा जो मुद्दा, ये तो आपने गर्म कर दिया, लोकल और बाहरी, उसके अलावा किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हो? अब इसका बहुत बड़ा मतलब मैं समझाना बड़ा मुश्किल काम है इस बात को, क्योंकि घर का बंदा घर का ही होता है। आप कभी मर्जी हमारे पास आ सकते हैं, कभी मर्जी आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो ये पता है कि दरवाजा खटखटाना है कि देर है और मराठा जी आपके बीच में आ जाएंगे। हमारा जंझाड़ी गांव है, दरवाजे हमेशा हमारे लिए खुले रहते हैं, सबके लिए खुले हैं। कोई किसी भी टाइम हो, रात को आओ, दिन में आओ। कोई ऐसा नहीं है कि आपको चंडीगढ़ जाना है या दिल्ली जाना है। अगर मराठा जी वहां मौजूद नहीं है तो फिर मैं हूं, मैं नहीं हूं तो मराठा जी की धर्मपत्नी है, मेरी माँ है, मेरा बड़े भैया भी हैं, तो हम 4 बंदे वहीं पर मौजूद हमेशा मिलेंगे और कहीं नहीं जाना होगा। तो इसमें लोगों को मतलब कुछ संकोच नहीं होगी। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज खुला। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पिछले 8-9 सालों से देख रहा हूँ, जैसा लोग बताते हैं, वहाँ पर ना तो डॉक्टरों की अच्छी व्यवस्था है, कोई डॉक्टर आता भी है तो वो ज़्यादा दिन वहाँ पर टिकता नहीं है, क्योंकि काम करने के लिए उसको प्रॉपर एक माहौल जो मिलना है वो माहौल नहीं मिलता। उसकी वजह से हमारे यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं, हम लोगों को या तो पीजीआई रेफर कर दिया जाता है, या एम्स में जाना होता है, या रोहतक जाना होता है। तो यहाँ पर प्रॉपर ना इलाज मिल रहा। अगर आपका कोई घर का बंदा बनेगा, यहाँ का लोकल बच्चा बनेगा, तो उस हॉस्पिटल का भी ध्यान रखेगा। सबसे बड़ी बात तो मैंने बता दी, क्योंकि शरीर मेन है। शरीर में कोई दिक्कत आती है तो सबसे ज़्यादा इधर उधर भागना ना पड़े, किसी को तंग ना होना पड़े, तो वहीं अपना इलाज करवाए। तीसरा, हमारे पानीपत में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। इंडियन ऑयल की रिफाइनरी का यहाँ पर एक अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए था। यहाँ के लोकल बच्चे जितने भी हैं उनको वहाँ से रोजगार भी मिलना चाहिए था। रहने की सुविधा है, डीपीएस स्कूल खुला हुआ है अंदर रिफाइनरी टाउनशिप में। अगर हमारे बच्चे वहाँ पर नौकरी लगे होते तो काफ़ी हद तक हमारे बच्चे जो बाहर गए हैं, जो फॉरेन कंट्रियों में, यूएस में डोंकी की तरह के रूप में गए हैं, कहीं यूके जा रहे हैं, अब अखबार में भी यूके में जो 2023 में डोंकी के थ्रू गए हैं, अब सबको वापस भेजने की तैयारी भी चल रही है। ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, तो वो बच्चे बाहर ना जाते। काफ़ी सारे पानीपत रिफाइनरी की वजह से एंसिलरी यूनिट्स यहाँ पर लगते हैं, जिससे कि बिजनेस तो यहाँ पर फ्लरिश होता ही होता,
रोजगार होते। अब एक छोटा आपको उदाहरण एक और देता हूँ। जैसे अब लू का मौसम चल रहा है, गर्मी है, तो गर्मी के मौसम में हम जब होठ है हमारे होठों पे हम वो लगाते हैं पेट्रोलियम जेली, लिप बाम जिसको बोलते हैं, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। आपकी जो ये कपड़ा है मैंने पहना हुआ है, जो प्लास्टिक जो हम यूज़ करते हैं, बारदाना होता है, उससे इस्तेमाल खिलौनों में भी इस्तेमाल होता है, वो सारा कुछ यहाँ से निकलता है। लेकिन क्या हो रहा है, गलत बंदों को बनाने के चक्कर में जो मेंबर पार्लियामेंट आप लोगों ने गलत पहले बनाए, उसकी वजह से सारे व्यवसाय यहाँ से बाहर चले गए हैं। हरियाणा में व्यवसाय नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपकी बाहर गुजरात जा रही हैं, कोई आपकी मध्य प्रदेश जा रही हैं, यहाँ पर लोकल लेवल पे इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। तो मैंने आपको इतने मुद्दे गिनवाए हैं, तो वो सब चीज़ों के जब खिलौनों की फैक्ट्री यहाँ लगती, यहाँ पर कपड़ों की इंडस्ट्रीज लगती, तो क्या फ़ायदा होता। हमारे करनाल के लोगों को इस सरकार ने पिछले 9-9.5 साल से, तो मैं खुद भी परेशान हूँ और बाकी लोगों को भी देख रहा हूँ, लाइनों में लगा रखा है, लाइन में चल रहे हैं। मतलब कभी तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी, कभी फैमिली कार्ड की फोटोकॉपी लेकर आओ, कभी कहते हैं अपने प्लॉट की रजिस्ट्री के कागज लेकर आओ, फिर कह देंगे प्रॉपर्टी की एक आईडी लेकर बनवाओ। तो सारे मतलब एक उलझा रखे हैं हर काम में। तो मेरे को नहीं दिखता कि फोटोकॉपियों पे कम से कम भी 25 से 30 हज़ार रुपए हर घर के खर्च हो चुके होंगे, फोटोकॉपियों पे लगे पड़े हैं, लाइनों में लगे पड़े हैं, लाइनों में लगे पड़े हैं। किसी पे 100 रुपए हैं तो उसको फोटोकॉपी होगी उसकी 92 रुपए की, 8 रुपए वो कहता है बाबा दुकानदार तू रखी ले। तो सबका ये हाल हो रहा है, मतलब कि सारे चक्कर में लगे बड़े उलझे हुए हैं। 4 बड़े मुद्दे हो गए, 4 बड़े मुद्दे हो गए। और आपकी नज़र में क्या मुद्दे हैं? मुद्दे उस स्मार्ट सिटी बनाया है इन्होंने। स्मार्ट सिटी की मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने क्या किया है। मतलब एक अच्छी पहल भी ली कि इन्होंने एक तिरंगे रूपी लाइटें लगाई, सुंदर लगता है, पर चाइना से माल लेकर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। मतलब और माल आपका अगले दिन खराब हो रहा है। अब इन्होंने मान लो आपका हमारा करनाल का NDRI से लेके ITI चौक तक है, वहां पर तकरीबन 100 खंबे हैं, 100 खंबों में उन्होंने लाइटें लगाई। आप खुद भी आज देखना जाके रात को 60 लाइटें बंद पड़ी हैं, 40 लाइटें जल रही हैं, और मात्र मेरे ख्याल से 1 महीने के टाइम में। तो एनर्जी वेस्टेज, दूसरा पैसे की वेस्टेज किसका हो रहा है? लोगों का हो रहा है। मतलब नेशनल वेस्टेज चल रहा है। तीसरा एक लोगों का जो समय खराब करते हैं, ये टोल टैक्स दे दिए हैं। आप करनाल है, पानीपत है, इतने बड़े जिले हैं, बिजनेस हब्स हैं यहाँ पर। एग्रीकल्चर का तो करनाल में है, इम्प्लीमेंटिंग टूल्स का जितना भी बने हुए हैं, और आपका पानीपत में कपड़े का, तौलिए का, कारपेट का अच्छा व्यवसाय है। टोल टैक्स किस लिए है 3 मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप असंध की तरफ जाओ तो वहाँ एक टोल टैक्स, करनाल आना चाहता है पानीपत का आदमी तो वहाँ टोल टैक्स, करनाल का आदमी पानीपत जाना चाहे तो 200 रुपये देकर जाए, 200 भी कहाँ है, 300 रुपये लगते होंगे। और सबसे बड़ी बात आता हूँ, जो ट्रक है हमारे, ट्रकों के लगते हैं जी 970 रुपये। क्या मतलब 1000 रुपये, मतलब वो जाए जितनी बार क्रॉस कर रहा है उतनी बार उसके पैसे कट रहे हैं। तो मतलब एक टोल टैक्स, तो जब आप इंडस्ट्रीज चल रही हैं, यूपी जाओ तो टोल टैक्स किस लिए? तो मतलब एक बॉर्डर्स पे लगा लो, हरियाणा के बॉर्डर्स पे लगा लो, अंदर तो कम से कम लोग एक फ्रीली मूव हो सके। तो इस सरकार का मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या चाह रहे हैं। तो सबको लोगों को उलझाना चाह रहे हैं, और ये आगे अगर आ गए तो मेरे को नहीं लगता है यहाँ पर कोई इलेक्शन का मामला कुछ होने वाला है। ये तो सबको कैप्चर करना चाहिए। जो आपकी कैंपेनिंग चल रही है, ग्रामीणों के बीच में जा रहे हो आप, सभी वर्गों के बीच में जा रहे हो, तो क्या लगता है आपको कि आपका मुकाबला किससे होने वाला है? ग्रामीणों का जी चेहरे देख के तो साफ दिख रहा है कि सारे हमारे साथ, सारे परेशान है। और परेशानी से मतलब? परेशानी से मतलब ये है कि मतलब इनका चेहरा भी देखना नहीं चाहते। जब इतनी परेशानी जब लोगों को हो जाए तो बंदे को वैसे ही बैकआउट कर देना चाहिए। खट्टर साहब को तो वैसे भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। रिटायरमेंट? हाँ, अब चुनाव लड़ रहे हैं पूरा जोशो खरोश से। मुझे नहीं लगता उनका आगे आना चाहिए। उन्होंने जो लोगों पे जो लाठियां बरसाई हैं, अब मैं प्रशासन से गुहार करूंगा कि मेरा JBT टीचर्स को अगर उनको रेगुलर करना है, वो किसके पास लेकर जाएंगे अपनी चिट्ठी? CM साहब के पास आएंगे।
अब जब सीएम साहब के पास चिट्ठी लेकर जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आप रेगुलर कर दीजिए, हमारे भी बच्चे हैं तो हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हमें हमारी 10 साल की उम्र निकल चुकी है और लगभग हमारे पास 10 साल या 20 साल की उम्र और रहेगी हमारी रिटायरमेंट में, हम अच्छा काम करेंगे तो हमें रेगुलराइज किया जाए। उन पर लाठी बरसाने का क्या मतलब है? हल निकालें, बैठक करें। ये लाठी बरसाना क्यों? उनको बैठने देना सड़कों पे, हड़ताल या स्ट्राइक करने का माहौल उनको नहीं बनवाना चाहिए। ऐसे उन्होंने किसानों के साथ किया। आम जन परेशान हुआ सरकार की वजह से, और सरकार ने दिल्ली की भी सड़कें बंद करी, उधर पंजाब की सड़कें बंद करी। परेशान कौन होगा? आम आदमी परेशान होगा। किसान वहां बैठे हैं, हमारे भोले भाले किसान हैं, हम उस वर्ग से आते हैं, खेती हम अपने हाथ से करते हैं, बल्कि हमने तो आज तक जमीन अपने कभी ठेके भी नहीं दी है, हम खेती भी खुद कर रहे हैं। तो उनको परेशान किस लिए कर रहे हो? आप बैठक करो, मुलाकात करो, जितनी मुलाकात हो सुबह शाम करो, उनके साथ बैठो, पूरी खुल के बातचीत करो। नहीं मान रहे तो उनको बनाने की कोशिश करो, उनको समझाओ। नीतियाँ समझ में नहीं आ रही तो फिर आप उस नीति को बैकआउट करो। पर ये क्या है, मजाक चल रहा है कि मतलब आप उनसे स्ट्राइक करवा रहे हो, उन पर डंडे बरसा रहे हो, पानी बरसा रहे हो वाटर कैनन के रूप में, कभी आप ड्रोन के थ्रू उन पे आप आंसू गोले गिर रहे हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आया इनकी मंशा क्या है। पर ये इतनी जरूर इनकी मंशा समझ के अगर दोबारा ये किसी भी हालत में रूप में आ गए तो भगवान भला है। अब लाठियां तो पड़वा रहे हैं, उसके बाद सरपंचों की बारी। अब एक बड़ी सरकार बनी हुई है। अब सरकार का एक छोटा रूप होता है आपका सरपंच, गांव का सरपंच। हर गांव के सरपंच हैं, कई वार्डों में एमसीज हैं, कई मेयर हैं। तो वो एक लोगों की बात ऊपर तक पहुंचाते हैं सरकार तक, ताकि सरकार तक बात पहुंचे। इसमें मैं वैसे एक बात को मैं और एक बोलना चाहूँगा, जब हम सरपंच अपने गांव के बंदे को बनाते हैं तो हमें सांसद भी अपने यहाँ करनाल का बनाना चाहिए। ये बात तो पहले तो लोगों को समझनी चाहिए। सरपंच जब हमारा होता है तो सांसद भी हमारा हो और एमएलए भी हमारा हो, अपने इलाके का हो, अपने इलाके का हो। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि कमियां क्या हैं। अब सरपंचों की बात, सरपंच को पता है कि उसको गांव में कौन सी गली बनवानी है, कौन सी गली नहीं बनवानी है, जोड़ जो है जो पानी की निकासी के लिए होता है उसको कैसे तैयार करना है, उसको कैसे बंदे को ठेके पर देना है कि उसमें वो मछली छुड़वाए और पानी साफ रहे, जिसमें हमारे गाय भैंसों का नहाने का अच्छा प्रबंध रहे, उसमें सारा मतलब गांव का माहौल एक अच्छा रहे। अब सरपंचों की इन्होंने मतलब पावर ही खत्म कर दी। सरपंच भी देख रहा है कि मैं अब करूं क्या, बन गया, इलेक्शन लड़ लिया, लड़ने के बाद देख रहा है अब गांव के लोग आते हैं उनके पास और भाई बोलते हैं, भाई चाचा ताऊ ये गली बनवा दे। इसमें क्या हो रहा है, जब बरसात होती है तो इतने 1-1 फुट 2-2 फुट के खड्डे हो जाते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल जब गारे में चलेगी तो खड्डा हो जाएगा, और जब पानी सूख जाएगा तो वहां उबड़ खाबड़ होगा। तो अब इसमें से बहुत बातें निकलती हैं जी। नेशनल वेस्टेज भी आ गई। जब आपके मोटरसाइकिल के शॉकर खराब होंगे गड्ढों पे चल के, तो शॉकर खराब हुआ तो फिर आप उसको रिपेयर करवाओगे, सरपंच तो नाराज है बहुत। अब रिपेयर करवाओगे तो आपके पैसे लगेंगे, तो गांव वालों पे इतने पैसे नहीं होते कि उस चीज पे खर्चा कर पाए। तो वो मतलब गाड़ी मोटरसाइकिल टूटती रहती है, चलती रहती है। तो जब सरपंच के पास जाते हैं कि गली बनवा दे, सरपंच क्या कहता है कि भाई मेरे पास तो पावर ही नहीं है ना, मेरे पास इसका लिए कोई सिस्टम है, मेरे को तो बीडीओ के पास जाना पड़ेगा, और बीडीओ फिर आगे ऊपर पंचायती राज के मंत्री से पूछेगा कि जी यहाँ पर गली बनवानी कि नहीं बनवानी। फिर पंचायती राज का मंत्री पूछेगा इसने हमें वोट दी थी क्या। तो ये मतलब समझ में नहीं आया। सरपंच अपने गली बनवाना चाहता है, उसमें पंचायती राज के मंत्री पूछते हैं कि हमें वोट पड़ी थी नहीं पड़ी थी उस गली से। तो मतलब सिस्टम समझ में नहीं आया। सरपंच के हाथ में सारा कुछ इनको छोड़ देना चाहिए। सरपंच गांव वालों ने सोच के बनाया है, सिर्फ ग्रांट सिस्टम है तो उसको फॉलो करना चाहिए, सारा उनके हाथ में एक राइट्स देने चाहिए। अच्छा वरुण भाई, ये तो हो गए मुद्दे, इन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हो। मेरा आपसे सवाल अंतिम ये है कि यदि इलाके की जनता मराठा वीरेंद्र वर्मा को सांसद चुन ले, लोगों के लिए क्या विशेष करोगे, क्या आपकी प्लानिंग है?
हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग है। मराठा जी खुद HCS ऑफिसर रहे हैं, उसके बाद IAS प्रमोट हुए, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे ढंग से संभाला है। भजन लाल जी ने उनको नाम दिया था उसके बाद बंसीलाल जी की सरकार आई। उस टाइम काफ़ी लड़के उन्होंने, जब स्ट्राइक पर रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर गए थे, तो उस टाइम उन्होंने काफ़ी नए लड़के जो अच्छे अच्छे टैलेंटेड थे, 18-18 साल के, 19-19 साल के कंडक्टर लगाए, 25-25 साल के जो बिल्कुल सेंसिबल उनको लगे, अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, उनको ड्राइवर लगाया, बसें सिखाई, फटाफट उनको उतारा। और रोडवेज मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी चीज़ थी जिसमें ओवर टाइम बनता था, तो एक एक कंडक्टर और ड्राइवर की लाख सवा लाख 1996 में तनख्वाहें थी, 96 से लेकर ओवर टाइम के साथ। क्योंकि ट्रांसपोर्ट के मीन्स तो 2002-2003 के बाद आए। उससे पहले तो आप लोगों के पास ज़्यादा वाहन नहीं थे, थोड़े लोगों पे वाहन थे, थोड़े लोगों पे टेलीफोन थे, रोडवेज पर ज़्यादा आधारित थे। तो उस टाइम उन्होंने उसको इतना प्रमोट किया, और आज भी हरियाणा रोडवेज की बसों का डंका बजता है, वो मराठा जी की देन है। इलाके के लिए अब नया क्या सोचा है? उन्होंने मतलब जो आदमी ऐसे इंक्विजिटिवनेस, जो इंक्विजिटिव माइंड उनका है, तो आप खुद सोच लीजिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं। मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन आप तो युवा हैं, आप इस इलाके में घूमते हैं, गाँव के बीच में भी जाते हैं, शहरों में भी जाते हैं। आपको क्या लगता है कि यदि आपके पिताजी को जनता आशीर्वाद देती है, तो आपके हिसाब से सबसे पहला काम इस इलाके के लिए ये होना चाहिए? मैं इतना जरूर कहूंगा एक बात, आपने मेरे से कुछ सवाल पूछा है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, मराठा जी जो कर देंगे वो किसी के बस की बात नहीं। श्योर? बिल्कुल श्योर हूँ मैं मैंने वर्किंग स्टाइल देखा है, सारा उनका मुझे पता है। उनका मतलब मैं आज भी दफ्तरों में जाता हूँ तो उनका नाम सुनने को मिलता है, सारे अफसर मतलब रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं। उनको पता है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा क्या चीज़ है। वो मतलब सीना चौड़ा होता है कि ईमानदारी से काम किया, कोई मतलब उन पे एक उंगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने मतलब एक अठन्नी की चवन्नी हेरा फेरी करी हो, या मतलब उन्होंने मतलब किसी के साथ उन्होंने जाति की हो। रोडवेज में मतलब उन्होंने मतलब सबके साथ बहुत अच्छा काम किया है। प्रिंटिंग स्टेशनरी में वो रहे हैं। अच्छा, वो मेरा ध्यान अब पड़ा, ये आपके गले में क्या है जरा, ये क्या है? मुझे ये हमारा चुनाव निशान है, तुर्रा बजाता हुआ आदमी। वाह, नारा भी इसी पे दिया है। एक बार फिर बजा के दिखाओ हमारे दर्शकों को। भाई वीडियो को शेयर करते रहें। शानदार। तो आप हमारी खास चर्चा देख रहे थे मराठा वीरेंद्र वर्मा के सपुत्र वरुण वर्मा मराठा के साथ। ये चर्चा हमारी आपको कैसी लगी? मुद्दों पे बात की और उन्होंने साफ तौर से बताया कि किस कदर इलाके की जनता उन्हें भरपूर समर्थन दे रही है। मुद्दे भी उन्होंने उठाए और साथ के साथ ये भी भरोसा और विश्वास दिलाया कि यदि इलाके की जनता मराठा वीरेंद्र वर्मा को अपना आशीर्वाद देती है तो फिर करनाल लोकसभा के लिए उनके दिलो दिमाग में जो मास्टर प्लान है वो वास्तव में इस इलाके के काम आएगा। वीडियो में चर्चा हमारी आपको कैसे लगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा।